एक समय की बात है, हरे भरे खेतों के बीच एक गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था। उन्हें पूरे गांव में 1 किलो चिकन बिरयानी वाला के नाम से जाना जाता था। राजू को बिरयानी की रेसिपी अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी, जो अपनी पाक विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि राजू का असली चरित्र सम्मानजनक नहीं था। राजू का हृदय लालच और धूर्त स्वभाव से ग्रस्त था। उन्होंने अपने बिरयानी स्टॉल को लोगों के स्वाद में खुशी लाने के साधन के रूप में नहीं, बल्कि धन इकट्ठा करने के साधन के रूप में देखा। कोनों में कटौती करने और सामग्री बचाने के दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने अपनी बिरयानी की गुणवत्ता से समझौता करना शुरू कर दिया। उसे पता नहीं था कि यह रास्ता अंततः उसके पतन का कारण बनेगा। जैसे जैसे राजू का लालच बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके ग्राहकों में असंतोष भी बढ़ता गया। वे अब बेस्वाद बिरयानी और लगातार बढ़ती कीमतें बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ बहादुर लोगों ने राजू को उसकी अज्ञानता के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की और उससे मुनाफे पर गुणवत्ता को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। हालांकि उन्होंने उनकी चिंताओं को अनसुना कर दिया। उनके अहंकार ने उन्हें इस वास्तविकता को देखने से अंधा कर दिया कि उनका व्यवसाय धीरे धीरे घट रहा था। हालांकि गांव वाले राजू की बिरयानी से नाखुश थे, लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, क्योंकि गांव में कोई वैकल्पिक विक्रेता नहीं थे। बदलाव की उम्मीद में उन्होंने अनिच्छा से उससे खरीदारी जारी रखी। उन्हें नहीं पता था कि राजू का पतन क्षितिज पर मंडरा रहा है। आखिरकार वह दिन आ ही गया। बेस्वाद भोजन और महंगी बिरयानी से तंग आकर उन्होंने सामूहिक रूप से राजू के स्टॉल का बहिष्कार करने का फैसला किया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और राजू का कारोबार खत्म होने लगा। उनका स्टॉल, जो कभी ग्राहकों से भरा रहता था, अब वीरान और उदास पड़ा है। यह इस महत्वपूर्ण मोड़ पर था कि राजू को अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसे अपनी गलतियों की गंभीरता और उसके व्यवसाय और प्रतिष्ठा को हुए नुकसान का एहसास हुआ। एक नई समझ के साथ राजू आत्मसुधार की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अपनी सिग्नेचर स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने विभिन्न सामग्रियों और तकनीकों के साथ प्रयोग करने में घंटों बिताए। उनका लक्ष्य एक ऐसी उत्कृष्ट कृति बनाना था जो उनके ग्राहकों का विश्वास और स्वाद वापस जीत सके। अपनी स्वादिष्ट बिरयानी के साथ उन्होंने अपना स्टॉल फिर से खोला, इस बार अविश्वसनीय रूप से कम कीमतों पर अपनी पाक कृति की पेशकश की। उनके पुनर्जीवित व्यवसाय की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और ग्रामीण बेहतर बिरयानी का स्वाद लेने के लिए उत्सुक हो गए। दिन दिन राजू का स्टॉल फलता फूलता रहा, क्योंकि ग्राहक उसकी खास बिरयानी की स्वादिष्ट सुगंध और मुंह में पानी ला देने वाले स्वाद से आकर्षित होकर उसके पास वापस आने लगे। प्रत्येक दिन के अंत में राजू अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग रख देता था, जो विशेष रूप से गांव के गरीबों और जरूरतमंदों के लिए आरक्षित होता था। उनकी परोपकारिता के बारे में बात फैल गई और ग्रामीण उनके निस्वार्थ कार्य से बहुत प्रभावित हुए। वे अब केवल ग्राहक नहीं थे, वे उसके वफादार संरक्षक बन गए। राजू एक स्वार्थी और लालची व्यक्ति से एक विनम्र और दयालु व्यक्ति में बदल गया। उन्होंने सीखा कि सफलता का मतलब सिर्फ वित्तीय समृद्धि नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालना भी है। और इसलिए छोटे से गांव में 1 किलो चिकन बिरयानी वाला राजू लचीलापन, मुक्ति और आत्मसुधार की शक्ति का अवतार बन गया। उनका नाम न केवल उनकी स्वादिष्ट बिरयानी के लिए, बल्कि उनके दिल से बहने वाली दयालुता और उदारता के लिए भी जीवित रहा, जिसने न केवल ग्रामीणों की स्वाद के लिए बल्कि उनकी आत्माओं को भी पोषित किया। राजू की कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि लालच और
धोखे से अस्थायी लाभ हो सकता है, लेकिन अंत में वे बर्बादी की ओर ले जाते हैं। हीरापुर नामक एक सुंदर गांव था। उसी गांव में संतोष नामक एक आदमी विशेष तरह का चिकन मंडी बिरयानी बनाकर उसी गांव में बेचता था। एक दिन वो चिकन मंडी बिरयानी बनाकर बेचने लगता है। चिकन मंडी बिरयानी, विशेष चिकन मंडी बिरयानी, आइए बाबू आइए। ऐसा चिकन मंडी बिरयानी आपको और कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए जल्दी से आइए और खाइए। एक चिकन मंडी बिरयानी का सिर्फ 250 रुपए। जल्दी आइए बाबू, जल्दी आइए। उसके ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बेचने के कारण आते जाते लोग उसी के मंडी के दुकान जाकर वहाँ बिरयानी को खरीद कर खाते थे। अरे संतोष, तुम्हारे तरह ये विशेष बिरयानी और कोई नहीं बना सकता। कितना ताजा और कितना स्वादिष्ट है ये बिरयानी। सच में तुमने कमाल कर दिया। ये तो मुझे पता है कि मेरे तरह इस विशेष चिकन मंडी बिरयानी को यहाँ और कोई नहीं बना सकता। ये कह के वो उसके दुकान आए हुए मेहमान को बिरयानी देते हुए रहता है। ऐसे ही इसके स्वादिष्ट बिरयानी बनाने के कारण उसके ही नहीं बल्कि आसपास के सारे गांव वाले भी संतोष के मंडी दुकान आके ही बिरयानी खाते थे। इसी कारण उसका दुकान बहुत कम समय में बहुत ही प्रमुख जगह बन जाता है और ऐसे ही उसे बहुत पैसे भी मिलते थे। अब इतने पैसे उसके आंखों के सामने देखकर संतोष समझ गया था कि उसके जैसे बिरयानी आसपास में कोई नहीं बना पाएगा और इसी कारण उसे घमंड भी आ जाता है। इसीलिए वो आए हुए मेहमानों से घमंड होके बात करता था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर संतोष का बेटा वसंत उसके पास आता है। पिताजी, मुझे डिग्री में बहुत अच्छी संख्या मिली है। मैं चाहता हूँ कि ऊंची पढ़ाई करके पुलिस बनूं। अरे मेरा बेटा तो बड़ा बन गया है, अब इसको पढ़ाने की क्या जरूरत है। ये अगर मेरे ही साथ काम करेगा, यहाँ व्यापार संभालेगा तो हम और पैसे कमा पाएंगे। वैसे भी मैं अकेले कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे मदद में एक हाथ तो चाहिए ही। और तो और मैं अपने बेटे को काम सिखाकर उसे अपने पास ही रख सकता हूँ ताकि वो मुझे काम में भी मदद करे और इस व्यापार को संभालने में भी। वसंत, तुम्हें पुलिस बनने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास उतने पैसे भी नहीं हैं कि तुम्हें पढ़ाऊं। इसीलिए यही बेहतर है कि तुम मेरे साथ व्यापार में साथ दो और यहाँ दुकान में मुझे मदद भी चाहिए। और तो और ऐसे हमारे व्यापार को संभाल के मेरे साथ मदद करते हुए काम करोगे तो पुलिस की नौकरी की वेतन से बहुत ज्यादा कमा पाओगे। और कब समझोगे बेटा, मेरे साथ काम करो, ज्यादा पैसे कमाओ और खुश रहो। अब चुपचाप कल से यहाँ शुरू हो जाओ, ठीक है? क्या मैं अपना पढ़ाई रोककर पापा के साथ मंडी की बिरयानी बना के उसे बेचूं? हाँ, अब अगर पापा की बात नहीं सुनूंगा तो वो बहुत बुरा मान जाएंगे। तो अब करना ही पड़ेगा और उनका बात सुनना ही पड़ेगा। यही सोचते हुए वो निराश होकर अपने घर चले जाता है और इस सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे। अरे हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं पापा के साथ सुबह दुकान में उनकी मदद करूँगा और शाम को घर लौटते ही अपनी पुलिस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाऊंगा। पैसे मैं पापा को पता चले बिना माँ से ले लूंगा। ऐसे तो पापा भी खुश रहेंगे और मैं भी। ऐसे ही उसके बाद उसके फैसले के मुताबिक ही वसंत दिन में अपने पापा के साथ और उनकी मदद करते हुए रहता था और रात में उसकी माँ की सहायता से पुस्तकों को खरीदकर पुलिस बनने की तैयारी करता था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर उसकी परीक्षा का वक्त आता है। परीक्षा के दिन सुबह वो उसके पिता के साथ दुकान नहीं जाता है बल्कि वो अपना परीक्षा खत्म करके वहाँ से दुकान चले जाता है और हर रोज की तरह उसके पिता की मदद करने लगता है। लेकिन रात भर की पढ़ाई के कारण उसे बहुत नींद आने लगती है और वो दुकान में काम करने के बजाय गहरी नींद आने के कारण टेबल पे सो जाता है। टेबल पे सो जाना वसंत के पिता संतोष देखते हैं और गुस्से में उसके पास जाकर ऐसे कहते हैं, वसंत, वसंत, सुबह सुबह तुम्हें नींद क्यों आ रही है? तुम रात भर सोए नहीं? जी पापा, वो मुझे नींद आ गई अचानक तो मैं
मैं सो गया, माफ कीजिए, मैं काम करना शुरू कर दूंगा। वसंत, तुम ऐसे ही करोगे तो अमीर छोड़ो नालायक बन जाओगे। और इतना ही नहीं, ये दुकान ही हमें वो पैसा देगा जिसके सपने हम देख रहे हैं। ऐसे ही सोते रहोगे तो सपना सच कब करोगे? ऐसे गुस्से में उसको डांटकर संतोष वहाँ से चले जाता है। वसंत की परीक्षा खत्म हो जाने के कारण वो अगले दिन से हर रोज की तरह उसके पिता के दुकान जाकर सारे काम वैसे के वैसे ही करने लगता है और उसके परीक्षा के परिणाम का इंतजार भी करता है। कुछ दिन बाद उसके परीक्षा के परिणाम आ जाते हैं। उसमें वसंत के अच्छे मार्क्स आने के कारण उसे जल्द ही पुलिस की ट्रेनिंग के लिए जाने की जरूरत पड़ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे कहने के बावजूद तुमने पढ़ाई करके पुलिस की नौकरी के लिए कोशिश किया है। मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया कि उससे ज्यादा पैसे हमारे इस व्यापार में आएंगे। चलो छोड़ो, तुम्हें तो वैसे भी ये बातें समझ में नहीं आएंगी। अब से तुम्हारे बिना भी यही व्यापार अच्छा चलेगा और अकेले ही मैं इसे खूब चला सकता हूँ। तुम्हारे आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और अब से तुम्हारा घर में रहना या ना रहना तुम्हारी मर्जी है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब से मुझे तुम्हारी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता चलना है। तुम्हें जो करना है करो। ऐसे गुस्से में वसंत पे क्रोधित होकर संतोष वहाँ से चले जाता है। काश पापा समझ पाते कि पुलिस की नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है और यही मेरा ख्वाब है, मेरा सपना है और मैं सिर्फ यही करना चाहता हूँ। अब नहीं समझ पा रहे हैं। आशा करता हूँ कि पापा कभी न कभी मेरी इस बात को, इस सपने को समझ पाएंगे। पर अगर अब मैं इनके लिए ये नौकरी छोड़ दूंगा तो आगे कभी नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मुझे देर नहीं करना होगा। अभी मुझे पुलिस की ट्रेनिंग के लिए चले जाना होगा। उसके फैसले के मुताबिक ही कुछ ही महीनों में वो पुलिस की ट्रेनिंग के लिए चले जाता है। ट्रेनिंग खत्म करते ही उसके अपने गांव के पड़ोस गांव में उसको इंस्पेक्टर का नौकरी मिलता है। जब वो अपने पिता के पास ये खुशखबरी देने जाता है तो वो उनसे बात तक नहीं करते हैं और उनका मुंह मोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। वसंत उसकी नौकरी बहुत इज्जत और जिम्मेदारी से निभाता है और इसी कारण उस सारे गांव में और पड़ोसी गांव में भी उसकी बहुत तारीफ करते थे। और यहाँ संतोष उसके दुकान में कोई भी नौकर नहीं लगाता है, अकेले ही सारे काम करते रहता है। और ये सब उसी गांव में रहने वाले दो आदमी दूर से देखते रहते हैं। संतोष को सारा दुकान और व्यापार अकेले संभालते हुए देख वो दोनों आदमी एक दिन जब संतोष उसके दुकान पे नहीं था, उस मौका देखकर उस दुकान को कब्जा कर लेते हैं। दुकान को लौटने के बाद जब संतोष देखता है कि उसके दुकान में दो नए लोग काम कर रहे थे, वो चौंक जाता है और उनसे जाकर पूछता है, आप इसी गांव के लोग हो ना? क्या आपको पता नहीं है कि ये मेरा दुकान है? आप यहाँ बिरयानी क्यों बना रहे हो? हाँ, ये हमारा दुकान है। तुम हमारे दुकान आकर हमसे ही पूछ रहे हो? तुम ये बताओ कि यहाँ क्यों आए हो? ऐसे हमारे दुकान को तुम्हारा दुकान कहोगे तो हम चुप नहीं बैठने वाले। उन आदमियों का ऐसे कहने के कारण संतोष चौंक जाता है और उसके पड़ोसी दुकान वाले के पास जाता है। भैया, आपको तो पता है कि ये मेरा दुकान है, तो ये लोग आ रहे थे, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? अरे वाह, जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तो तुम बहुत घमंड थे। अब जब तुम्हें हमारी जरूरत आ गई तो हम क्यों तुम्हारी मदद करें? चलो जाओ यहाँ से। ये सुनकर वो बहुत निराश हो जाता है और उसी दुख में संतोष उसके घर चले जाता है और हर दिन यही सोचता है कि इस मुसीबत से वो बाहर कैसे आए। और ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद संतोष को उसके पड़ोस गांव के दोस्त की याद आती है और उसके पास जाकर वो जो कुछ भी हुआ समझाता है। तब उसका दोस्त, अरे संतोष, इस बात के लिए इतना दुख? तुम चिंता मत करो, हमारे गांव का पुलिस अधिकारी जो है वो बहुत ही अच्छे इंसान है, सबकी मदद करते हैं। जब हमारे गांव वासी का बाइक खो गया था तब भी उस पुलिस इंस्पेक्टर ने हमारी बहुत मदद की थी और उस आदमी को उनका बाइक भी लौटा दिया। वो इतने अच्छे आदमी हैं, मुझे जरूर यकीन है कि वो तुम्हारा भी मदद करेंगे। चलो बिना कोई देरी के उनके पास चले जाते हैं। ये कहकर संतोष का दोस्त उसको उस पुलिस अधिकारी के पास ले जाता है
इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरा दोस्त संतोष। और जो कुछ भी हुआ वो इंस्पेक्टर को बताता है। जब संतोष इंस्पेक्टर से मिलने जाता है, वहाँ अपने बेटे को देख संतोष चौंक जाता है और बिना कुछ बात किए वो वहाँ से चलने लग जाता है। पापा रुकिए, हमारे दुकान पे किसी ने कब्जा कर दिया। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। हम हमारी दुकान को वापस पाएंगे। चलिए। अरे संतोष, इंस्पेक्टर साहब तुम्हारे बेटे हैं, तुमने तो ये बात बताई भी नहीं। अरे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा बेटा है, ये काम करके ही वापस आएगा। चलो हम भी उसके साथ जाते हैं। और ऐसे वो तीनों संतोष के दुकान के पास जाते हैं। वहाँ दो और लोगों को काम करते हुए देख, हम सालों से इस दुकान में काम कर रहे हैं, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम यहाँ कब्जा करके बिरयानी बना के बेच रहे हो। हमारी दुकान हमें वापस कर दो, वरना तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे साहब, हमें तो पता भी नहीं था कि ये आपका दुकान है। हमने इसका कब्जा कर दिया और उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। आप आपकी दुकान को वापस ले लीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे साहब। आइंदा अगर ऐसे ही किसी का दुकान या कुछ भी कब्जा किया तो देखना क्या होगा। जी साहब, माफ कीजिए। उसके बाद वसंत उसके पिता संतोष को और संतोष के दोस्त दोनों को उसके घर ले जाता है। बेटा, मैंने तो तुम्हारी बात भी नहीं सुनी थी, पर फिर भी तुमने मेरे खिलाफ कोई भी गुस्सा नहीं रखा है। और जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुमने ही हमारे दुकान को उन लोगों के कब्जे से आजाद किया। अगर तुम पुलिस की नौकरी नहीं करते या पुलिस की पढ़ाई नहीं करते तो आज ऐसा नहीं होता। हम दोनों शायद उसी दुकान में काम करते हुए किसी और के कब्जे के कारण रो पड़ते थे। उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाते, पर आज तुम्हारी इस पढ़ाई के कारण ही मैं इस मुसीबत से निकल पाया हूँ। आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। कोई भी नौकरी करते हुए ज्यादा पैसे कमाकर घमंडी रहना सही नहीं है। तुम्हारी तरह अच्छी पढ़ाई करके, मेहनत करके, काम करते हुए सारे गांव वालों का इज्जत कमाना सच्चा काम है और यही नेक और ईमानदार काम है। ये मैं समझ नहीं पाया बेटा, और इसके लिए मुझे माफ कर दो। पापा, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। चलो ये सब भूलकर हम पहले की तरह खुश रहेंगे। तब से संतोष घमंडी व्यवहार छोड़कर सभी के साथ अच्छे से बात करते हुए, मेहनत से काम करते हुए उसके व्यापार को संभालते रहता है। और दूसरी तरफ उसका बेटा वसंत पुलिस की नौकरी करते हुए सबकी सहायता करते हुए खुश रहता है। दोनों मिलकर उनके अपने अपने काम का इज्जत करते हैं और खुश रहते हैं। एक लंबे समय पहले एक गांव में विनोद और सावित्री नामक पति पत्नी रहते थे। उनके साकेत और प्रणवी नामक 2 बच्चे भी थे। विनोद एक छोटा नौकरी करता था। विनोद को पता था कि उसकी पत्नी बहुत बुद्धिमान और तेज है, इसीलिए उसे हर काम में बहुत प्रोत्साहित करता था। हर वक्त सिर्फ घर के काम करते हुए समय बिताने के बदले सारे काम जल्दी खत्म करके मैं रोज नए प्रकार के व्यंजन बनाने की कोशिश करूंगी। हाँ, तभी मैं एक ना एक दिन खुद का एक नाम कमा पाऊंगी। ऐसे हर रोज अखबार में, टीवी में अलग प्रकार के व्यंजनों को देख घर पे बनाने की कोशिश करती थी। एक दिन अखबार में मटका मटन बिरयानी का विधि पढ़ के उसके घर में सारे काम खत्म करके एक मटके को लेके उसे साफ करके मटन बिरयानी के लिए जरूरी सामग्री तैयार रख के मटन बिरयानी बनाती है। घर में मौजूद परिवार वालों को मटके में बिरयानी परोस के उसे स्वाद करने कहती है, ताकि वो ये जान सके कि उसका स्वाद कैसे है। उसके पति और बच्चे मटन बिरयानी का नाम सुनते ही उत्साहित होके खाना शुरू करते हैं। अखबार में जैसे दिया गया था वैसे ही बनाने पर मटन बिरयानी बहुत तीखा बनता है। माँ, मटन बिरयानी बहुत तीखा है, इसे खाना मुझसे नहीं होगा, ऐसे कह के चला जाता है। और उसके पीछे ही प्रणवी और उसके पति विनोद भी चले जाते हैं।
अपने परिवार वालों का उसके हाथ का बिरयानी ना खा पाना उसे बहुत निराश करती है। उसे दुखी देख उसके पति उसके पास आके कहते हैं, अरे सावित्री, क्यों दुखी हो? पहली ही बार में अगर इतना अच्छा आया तो अगली बार सोचो और कितना अच्छा आएगा। तुम निराश मत हो, एक और बार कोशिश करो। ऐसे उसके पति का कहना मानती है। मेरे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मटन बिरयानी वैसे भी अच्छे से बनाना आता है और इसीलिए मटके में भी अच्छा ही बनाऊंगी। कुछ दिन बाद सावित्री वापस मटके में मटन बिरयानी बनाती है। आज का मटन बिरयानी मैंने अखबार में दिए हुए विधि के प्रकार नहीं, बल्कि सभी सामग्री को सही मात्रा में डालकर बनाया है। ऐसे सोच के सभी को बुला के मटका मटन बिरयानी परोसती है। माँ, इस बार मटन बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ माँ, बहुत ही स्वादिष्ट। सही में बहुत ही स्वादिष्ट है सावित्री, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हें तो एक होटल लगाना चाहिए। उसके पति के बातें सुनकर उन्हीं के बारे में सोचती रहती है। मेरे पति के बातों के अनुसार ही अगर मैं एक होटल शुरू करूं तो घर के सारे काम करने के बाद वैसे भी मैं दिन भर खाली ही रहती हूँ। ये फैसला करके अपने पति के पास जाती है। सुनिए, आपकी बातों के बारे में मैंने बहुत सोचा है। मैंने फैसला किया है कि मैं एक होटल शुरू करूंगी। आजकल का कोई भी होटल वैसे भी मटके का बिरयानी नहीं बेच रहे हैं, इसीलिए मैं मटका बिरयानी बना के बेचना शुरू करूंगी। सावित्री, तुम सही बात कर रही हो। मुझे भी ऐसा कभी नहीं लगा कि मटके का बिरयानी भी इतना स्वादिष्ट हो सकता है। इतना ही नहीं, तुम्हारे जितना अच्छा तो और कोई नहीं बना सकेगा। ऐसे वो एक होटल शुरू करने के लिए सभी तैयार करती है। एक होटल शुरू करती है। उस होटल को मटका मटन बिरयानी का बोर्ड लगा के बिरयानी बेचना शुरू करती है। जब वो मटका मटन बिरयानी बनाती है तो वो सुगंध उस तरफ से जाते हुए सबको आकर्षित करता है और मुड़ के देखने पर उन्हें वो बोर्ड दिखाई देती है। मटका में बना हुआ बिरयानी, मैंने तो ये कभी नहीं सुना। मटके में तो पानी भरते हैं ना, बिरयानी भी बनाते हैं क्या? पता नहीं यार, लेकिन सुगंध तो इतना अच्छा आ रहा है कि अभी खाने का मन कर रहा है। ऐसे कह के उस होटल को जाते हैं। होटल को आए हुए ग्राहक को वो गर्मा गर्म बिरयानी देती रहती है। मटका मटन बिरयानी मतलब हमने कुछ और ही सोचा, पर ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ, मैंने भी इतना स्वादिष्ट बिरयानी अब तक नहीं खाया। हाँ यार, मटका मटन बिरयानी सच में बहुत स्वादिष्ट है। होटल को आए हुए सारे ग्राहक उसका अभिनंदन करते हैं। ऐसे सावित्री का शुरू किया मटका मटन बिरयानी होटल बहुत आगे बढ़ता है। उस गांव के जमींदार भी मटका मटन बिरयानी के बारे में सुनकर उनके घर में दावत के लिए वहीं से बिरयानी मंगवाते हैं। जमींदार की आज्ञा के प्रकार ही मटका मटन बिरयानी तैयार करके जमींदार के सेवक को देकर भिजवाती है। उस मटन बिरयानी को स्वाद करने के बाद उस दावत में सभी उसी बिरयानी के बारे में ही बात करते हैं। ऐसे उनका बनाया हुआ मटका मटन बिरयानी बहुत सारे गांव में इतना प्रसिद्ध होता है कि कोई भी दावत हो तो सभी सिर्फ वहाँ से मंगवाते हैं। ऐसे ही सावित्री उसके विचार के अनुसार खुद एक बहुत अच्छा नाम कमाती है और खुश रहती है। आज अगर मैं इतना बड़ा नाम कमा पाई हूँ तो वो सिर्फ मेरे पति के प्रोत्साहन की वजह से ही कर पाई हूँ। क्या हुआ सावित्री? बहुत समय से देख रहा हूँ, बहुत गहरी सोच में पड़ गई हो। आज अगर मैं इतनी खुश हूँ तो सिर्फ आप ही की वजह से। जब मैं निराश हुई तो आप ही ने मुझे प्रोत्साहित किया, आपने मुझे बहुत सहारा दिया। आज उसी की वजह से मैं इतना नाम कमा पाई हूँ। उसके बाद से विनोद अपना नौकरी छोड़ के होटल को संभालने लगता है। जो भी होटल से बिरयानी मंगवाता है उन्हें खुद मटन बिरयानी देता है और ऐसे वो दोनों खुशी से जीते हैं।